नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सीएफई इंस्टीट्यूट के एक बहुत ही जरूरी स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड आईबी यानी स्वतंत्रता और निष्पक्षता। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर किसी भी निवेश पेशेवर का करियर टिका होता है। ये पक्का करता है कि सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के हित में लिए जाएं, बिना किसी बाहरी दबाव के। तो सबसे पहले इस स्टैंडर्ड की आत्मा क्या है? वो है ये एक लाइन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसा कोई भी तोहफा, फायदा या मुआवजा लेना, देना या मांगना मना है जिससे आपकी या किसी और की आज़ादी और ईमानदारी पर जरा सा भी शक पैदा हो। ये सीधा साधा नियम ही हमारी पूरी बातचीत का आधार है। इस स्टैंडर्ड को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम इसके मूल सिद्धांत को समझेंगे, फिर हम उन 3 बड़े खतरों को देखेंगे जो आपकी निष्पक्षता को चुनौती दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनसे बचने के लिए क्या नियम और प्रक्रियाएं होनी चाहिए, और आखिर में हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखेंगे। तो थ्योरी तो ठीक है, पर असल दुनिया में क्या होता है? एक एनालिस्ट को रोजमर्रा के काम में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी निष्पक्षता को डिगा सकती हैं? चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। पहला खतरा, और शायद सबसे आम, घर के अंदर से ही आता है। मतलब या तो आपकी अपनी फर्म से या फिर उन कंपनियों से जिनका आप विश्लेषण कर रहे हैं। ये ऐसी स्थितियां होती हैं जहां किसी एनालिस्ट की राय को बदलने के लिए दबाव बनाया जाता है। इसको समझने के लिए चलिए एक क्लासिक केस देखते हैं जिसमें फ्रिट्ज नाम का एक एनालिस्ट शामिल है। ये मामला दिखाता है कि कैसे एक ही वक्त पर 2 अलग-अलग दिशाओं से दबाव आ सकता है। तो कहानी कुछ यूं है। फ्रिट्ज ने अपनी रिसर्च के आधार पर एक कंपनी को सेल यानी बेचने की रेटिंग दी, लेकिन यहाँ 2 प्रॉब्लम थीं। एक, उसकी अपनी फर्म का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन उसी कंपनी के साथ एक बड़ी डील कर रहा था, और दूसरा, कंपनी के सीईओ ने धमकी दी कि अगर नेगेटिव रिपोर्ट आई तो भविष्य में उसे कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर उल्लंघन कब होगा? सीधी सी बात है, जो फ्रिट्ज दबाव में आकर अपनी सेल रेटिंग बदल दे। और सही रास्ता क्या है? यहाँ 2 बातें जरूरी हैं। एक, फ्रिट्ज को अपनी रिसर्च पर टिके रहना चाहिए, और 2, फर्म की जिम्मेदारी है कि वो उसे बचाए। सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसी कंपनियों को जिनके साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील चल रही हो, एक रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि रिसर्च टीम पर कोई दबाव ही ना बन पाए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े खतरे पर, वो फायदे जो एक एनालिस्ट के फैसलों पर असर डाल सकते हैं। इसमें महंगे तोहफों से लेकर कंपनी की तरफ से दी गई यात्रा तक सब कुछ शामिल है। ये एक बहुत ही पेचीदा एरिया है, तो चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एक तरफ है ग्रांट का मामला। एक ब्रोकर जिससे वो बहुत सारा बिजनेस करता है, उसे वर्ल्ड कप के कीमती टिकट्स और लिमो सर्विस देता है। ये तो एक साफ साफ उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि ये तोहफा महंगा है, बिजनेस को प्रभावित करने के लिए दिया गया है, और सबसे जरूरी बात, ग्रांट ने इसके बारे में अपनी कंपनी को नहीं बताया। अब इसकी तुलना जरा ग्रीन के केस से कीजिए। उसका एक क्लाइंट उसके काम से बहुत खुश है और उसे विंबलडन के 2 टिकट देता है। ग्रीन तुरंत जाकर अपने सुपरवाइजर को ये बात बता देती है। यहाँ कोई उल्लंघन नहीं हुआ, और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। क्लाइंट से मिला तोहफा जिसके बारे में तुरंत बता दिया जाए, उसे अलग नज़र से देखा जाता है। यहाँ पर डिस्क्लोजर यानी जानकारी देना ही सबसे अहम है। और यही बात ट्रैवल पर भी लागू होती है। नियम सीधा है, सदस्यों को हमेशा अपने आने जाने और रहने का खर्च खुद उठाना चाहिए। हाँ, अगर किसी बहुत दूर दराज की जगह जैसे किसी खदान पर जाना है और वहां जाने का कोई और जरिया नहीं है, तब चार्टर्ड फ्लाइट जैसी मामूली व्यवस्था स्वीकार की जा सकती है, पर वो व्यवस्था भव्य नहीं होनी चाहिए। और अब हमारी तीसरी और आखिरी थ्रेट कैटेगरी, ये उन पेमेंट मॉडल से जुड़ी है जो शुरू से ही हितों का टकराव पैदा करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इश्यूअर पेड रिसर्च, जहां कोई कंपनी खुद अपनी कवरेज के लिए एनालिस्ट को पैसे देती है। इससे समझने के लिए हेरेरो का केस बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि जब जारीकर्ता यानी इश्यूअर ही रिसर्च के पैसे दे तो चीजें कैसे गलत हो सकती हैं। मामला क्या था? एक कंपनी ने हेरेरो को एक रिसर्च रिपोर्ट लिखने के लिए हायर किया, लेकिन इसमें एक पेंच था। उसका मुआवजा इस बात से जुड़ा था कि उसकी रिपोर्ट बाजार से कितना पैसा उठा पाती है। मतलब अगर रिपोर्ट कामयाब हुई और निवेश आया तो हेरेरो को बोनस मिलेगा।
ये तो साफ साफ हितों का टकराव है। तो यहाँ देखिए, ये जो मुआवजे का मॉडल है ना, ये अपने आप में एक उल्लंघन है। इससे तो निष्पक्षता की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तो फिर सही तरीका क्या है? जब भी कोई एनालिस्ट जारीकर्ता से पैसे लेकर रिपोर्ट लिखे, तो उसे एक फ्लैट फी यानी एक तय रकम पहले ही तय कर लेनी चाहिए। उस फीस का रिपोर्ट के नतीजों या उसके असर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो अब जब हमने खतरों को देख लिया है, तो चलिए अब बचाव के तरीकों पर बात करते हैं। मतलब वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो फर्मों और एनालिस्ट्स को अपनानी चाहिए ताकि स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। सबसे पहली बात, फर्मों की जिम्मेदारी है कि वे रिसर्च की इंटेग्रिटी को बचाएं। इसके लिए उन्हें मजबूत फायरवॉल्स बनानी होंगी, मतलब रिसर्च और दूसरे विभागों के बीच एक दीवार। उन्हें एक रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए और ये पक्का करना चाहिए कि एनालिस्ट की रिपोर्टिंग लाइन ऐसी ना हो जिससे उसकी आज़ादी पर आँच आए। दूसरा, गिफ्ट्स और एंटरटेनमेंट को लेकर नियम बिल्कुल साफ हैं। अपना खर्चा खुद उठाएं, सिर्फ मामूली या सांकेतिक तोहफे ही स्वीकार करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर फर्म की एक साफ पॉलिसी हो जो बताए कि सांकेतिक का मतलब कितने रुपए तक का तोहफा है। और आखिर में, फर्मों को कर्मचारियों के पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर भी नज़र रखनी चाहिए, खासकर आईपीओज और प्राइवेट प्लेसमेंट्स जैसे संवेदनशील मामलों में। इसके अलावा एक मजबूत कंप्लायंस स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसका नेतृत्व एक डेडिकेटेड कंप्लायंस ऑफिसर करे, जो इन सभी नियमों को लागू करवाए। नियम कायदे अपनी जगह हैं, ये एक ढांचा जरूर देते हैं, पर असली परीक्षा तो तब होती है जब एक एनालिस्ट को अकेले खड़ा होना पड़ता है, जब उस पर दबाव डाला जाता है। उस वक्त क्या होता है? और ये हमें थॉमसन के केस पर ले आता है। उसके डिटेल्ड एनालिसिस ने बताया कि हाउसिंग मार्केट में एक बड़ी गिरावट आने वाली है, लेकिन उसके अपने मैनेजर ने उसे रिपोर्ट पब्लिश करने से मना कर दिया, ये कहकर कि ये बहुत ज्यादा निराशाजनक है। थॉमसन ने क्या किया? उसने झुकने से इनकार कर दिया। उसने अंदरूनी दबाव के ऊपर अपनी पेशेवर ईमानदारी और अपने विश्लेषण की सच्चाई को चुना। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि आखिरी समय में व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या होती है। और यही इस स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी सबक है। फर्म की पॉलिसीज और नियम एक सहारा जरूर हैं, लेकिन स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने की आखिरी जिम्मेदारी हमेशा उस व्यक्ति की ही होती है, उस सदस्य या उम्मीदवार की। तो ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी की इस तरह परीक्षा हो, जब आपका अपना विश्वास बाहरी दबाव से टकराए, तो आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि आप सही रास्ता चुनेंगे? वो कौन सा रास्ता है जो आपकी पेशेवर ईमानदारी को बचाए रखेगा?